बोल के लब आज़ाद है तेरे, लब तेरे अभी भी जिंदा है। ये अक्सर कहा जाता है कि शायर अगर अपनी बात में दीनी दुनिया की और ख़ासकर आज के ज़माने की बात अपने आप में शामिल कर ले तो वो मुद्दे कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे पास लगभग 4 लाख की हम इमरान से बात करें तो आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो इमरान में वो जज्बा, लोगों की आवाज़ में वो दर्द, वो जज्बात कहाँ से इनके शब्दों में आ जाते हैं कि लोग पढ़कर सामने इनकी तरफ। तो इमरान, आपका पल पल न्यूज़ में सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है आकर के आपके पल पल न्यूज़ में अपने चाहने वालों से इसके ज़रिए मुलाकात होगी आज मेरी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत ही थोड़े समय में नौजवानों की दिलों में आप बसने लगे हैं और जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं आपके साथ तो कैसा शामिल हो गई हैं? पक्ष और विपक्ष ज़्यादा है आपके पीछे तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? जाहिर सी बात है, मैं बहुत गांव से निकला हुआ एक सामान्य सा लड़का हूँ और बहुत थोड़ी सी उम्र में मशायरों के डाइस से मैंने कोशिश करी कि हक़ और सच की आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए। मेरा ख्याल है कि मैं अपने मिशन में कामयाब भी हूँ। ये दोनों तरफ वाली तादाद जो है वो बताती है कि मैं कामयाब हूँ। जो मेरे साथ मेरे पीछे जो हुजूम खड़ा है चाहने वालों का, जिन्हें ये लगता है कि मैं हक़ की आवाज़ हूँ, वो भी ये साबित करते हैं और जिनके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ उनकी तादाद भी ये साबित करती है कि मैं हक़ पर हूँ और सच्चाई पर। तो जाहिर सी बात है, अच्छा लगता है। और आप अपनी मेहनत से अपने दम पर, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी मीडिया सपोर्ट के, बिना किसी अदबी सरपरस्ती के आप इतनी मोहब्बतें दुनिया की हासिल कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी तो बहुत होती है। साथ ही साथ आपकी जो भी हम मुशायरे सुनते हैं उसमें ऐसा फील होता है कि दिल से आपका निकला हुआ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई शब्द नहीं ठेले हुए हैं। जब वो जज्बात आप तो उसमें क्या आपकी फीलिंग्स रहती हैं? अब मेरी कोशिश रही है कि जिस भी दर्द को गाने की मैं कोशिश करूं उसकी जगह ख़ुद को रखूं। मसलन मैं फ़लस्तीन पे नज़्म कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जितने भी मज़लूम हैं उनकी जगह मैं हूं। मैं कश्मीर पे नज़्म कहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का जो एक खूबसूरत सा जन्नत जैसी जगह थी वो आज बर्बाद है और अगर वो रोए, वो अपना दर्द गाए तो वो कैसे गाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं वो हूँ। इस बीच जो नज़्म बहुत मकबूल हुई या जो बहुत सुनी गई, जिसे पढ़ते हुए बारहा में रो पड़ा या जिसे कहते हुए मैं बहुत रोया, नजीब की नज़्म। जाहिर सी बात है कि मैं जब गया था पहली बार नजीब की अम्मी को चुपचाप गुमनाम देखने, तो उनकी जगह मुझे लगा कि मेरी अम्मी होती तो नजीब की जगह मैं होता तो बस शायरी इसी का नाम भी है। मुझे लगता है बहुत, मैं कभी भी बहुत जो अदबी दायरे हैं, जो पैमाना है शायरी का, उस पर मैंने अपने आप को कभी खरा उतारने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं गज़लें नहीं कहता हूँ, मैं नज़में कहता हूँ। क्योंकि मुझे जो दर्द गाना है, जो बात कहनी है, मुझे लगता है कि वो गज़लों में नहीं समा सकती, वो नज़मों में आ सकती है। मेरे आंसू जो है वो नज़मों का हिस्सा बन सकते हैं, गज़ल नहीं कही जा सकती। तो मैं सारे दायरे, सारे पैमाने तोड़ करके इमरान प्रतापगढ़ी हूँ शायद, और इसकी वजह से अदबी दुनिया जल्दी कबूल नहीं करती, मुखालफत करती है, खारिज करती है। लेकिन मुझे उनकी परवाह भी नहीं रही क्योंकि मैं आया ही था बिना किसी दायरे में बंधने के लिए। मैं तो सब दायरे तोड़ने के लिए आया। तो मुझे लग रहा है कि मैं महसूस करता हूँ कि मैं वो हूँ जिसकी आवाज़ बन के मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए वो दर्द सही से मेरी नज़मों में आ पाता है। साथ ही साथ हमें भी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि नजीब की माँ, हम लोग क्योंकि हम एक कैंपेन के तौर पे नजीब की आवाज़ को उठा रहे हैं तो वो उनकी माँ आपसे मिलना भी चाह रही थी। तो आज हम इसी बहाने उनसे मिलेंगे भी, क्योंकि आज जब सुबह उनसे बात हुई तो उन्हें पिछले एक हफ्ते से लग रहा है कि हम लोग उन्हें टहला रहे हैं या कोई बहाना बना रहे हैं। उनका खुद का कहना था कि जब वो आ जाएगा तब मैं समझूंगी कि वो आ गया। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अब जाहिर सी बात है कि मैं नजीब की माँ के दर्द को मैं समझ सकता हूँ और उस दर्द को मैंने हिंदुस्तान के शहर में ये कहते हुए मेरे रोए खड़े हैं कि बहुत जज्बाती तौर पर मैंने इस आवाज़ को दुनिया में उठाया। मैं इस बीच गल्फ़ कंट्रीज़ के तमाम प्रोग्राम में रहा। मैं वहाँ पढ़ते पढ़ते बारहा रो पड़ा और फफक के रो पड़ा। वो अमूमन ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं रो पड़ता हूँ इस नज़्म को पढ़ते हुए। पता नहीं ऐसा क्या है इस नज़्म में
कैसे दर्द सिमटाया है। और बताऊं, ये नज़्म बमुश्किल 10 से 15 मिनट में ये पूरी नज़्म हुई थी। 22 अक्टूबर को जब मैं पहली बार दिल्ली आया और नजीब की माँ को बिल्कुल क़रीब से देख के लौट गया था। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मैंने ये उन्हें बताया भी नहीं, वहाँ मौजूद किसी को नहीं बताया। मैं चुपचाप मिला और वापस लौट आया। तो तब से मैंने कोशिश की कि 1-2 प्रोटेस्ट में शामिल रहूं, लेकिन रह नहीं पाया, उनके दर्द का साझी नहीं बन पाया। तो इस बीच सोच रहा था फिर किसी दिन गुमनाम तरीके से जाऊंगा, उनसे मिल के आऊँगा, क्योंकि उनको फेस करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसा रिएक्ट करूँगा उनके सामने जा कर के। एक माँ जिसका बेटा गायब है पिछले 60-65 दिन से, वो रो रही है, चीख रही है, सिस्टम सुन नहीं रहा है, उसकी हालत कैसी होगी। मतलब मुझे लगता है मैं शायद उन्हें फेस ना कर पाऊँ या मतलब बैठ ना पाऊँ उनके सामने। तो मुझे लगता था मैं चुपचाप जाके मिल के आऊँगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरी नज़्म सुनी है, वो नजीब जैसा मुझे भी समझती हैं। तो आज जब आपने मुझे आवाज़ दी कि आप आइए, हम नजीब की अम्मी के पास चलना चाहते हैं, नजीब की अम्मी आपसे मिलना चाहती, तो मैं रोक नहीं सका। मैं कल बाई रूट मतलब 9 घंटे की खुद ड्राइव करके आया, क्योंकि ऐसी दुश्वारी थी कि मतलब लोग मुहैया नहीं थे। तो मैंने खुद गाड़ी चलाई और 9 घंटे मुसलसल गाड़ी चला के मैं दिल्ली आया, क्योंकि मुझे नजीब की माँ से मिलना था। तो उनके पास चल रहा हूँ, खुशी भी है और आंसू बिल्कुल किनारों पे रखे हैं पलकों के कि उनसे मिलूँगा तो कैसा लगेगा। आपके सफ़र की अगर बात करते हैं, आप 9 भाई बहन में से एक हैं, तो मैं अगर शायरी में आने का, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बैकग्राउंड से शायर, कैसा आपका पूरा रहा? और फैमिली बैकग्राउंड मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन आज हम सिर्फ उस इमरान को जानना चाहते हैं जिसे शायद अभी कोई नहीं जानता है। मैं तो बिल्कुल बहुत खुली किताब सा हूँ, कुछ भी छुपा नहीं है। मैं 10 भाई बहन हैं, हम 6 बहनें हैं, हम 4 भाई हैं। और बिल्कुल आप जिसको कह सकते हैं ना कि असली वाला जो हिंदुस्तान का गांव है, मैं उस असली वाले हिंदुस्तान के गांव का एक आम सा इंसान। अब्बू BMS हैं, डॉक्टर हैं, अपनी छोटी सी क्लिनिक है, खाता पीता परिवार है, मध्यम वर्गीय जैसा होता है। अब्बू चाहते थे कि वो डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बनूं। हर बाप की ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो जिस प्रोफेशन में होता है वो चाहता है कि बेटा उसी में और बेहतर करे। तो वो चाहते थे मैं MBBS बनूं, MBBS करूं। अम्मी चाहती थी कि पढ़ लिख करके कुछ, पंजाब में बिल्कुल घरेलू सी हैं, घरेलू जो एक आम औरतें हुआ करती हैं वैसी। मैं दूसरे नंबर पे हूँ, बड़ी बहन है उनके बाद में। अब मुझे पता नहीं क्यों इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करते करते महसूस हुआ कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मेरे बस का नहीं, अच्छा ही नहीं लगता था। शुरू से कॉलेज आते आते जो रुझान था वो लिटरेरी हो चुका था, लिटरेचर अच्छा लगता था। और मेरा अपना मानना है कि लिटरेचर कोई भी हो, किसी भी ज़ुबान का हो, बस लिटरेचर अहम है पढ़ना। चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, सारे लिटरेचर बहुत रिच हैं। तो आप किसी भी लिटरेचर को अगर बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप किसी और अदब को अच्छा समझ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उस ज़ुबान के बहुत माहिर हों। हिंदुस्तान में ऐसी नज़ीर है कि बहुत सारे शायर ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, बिल्कुल मतलब कॉलेज का या स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उनकी शायरी ऐसी है कि मतलब आपको पसीने आ जाएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, कबीर ने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन आज हिंदी लिटरेचर में कबीर कहाँ हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये कोई दायरे वाली बात नहीं है कि आपने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप शायर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि शायरी तो ऊपर से उतरने वाली चीज़ है, खुदा की एक नेमत है जो आपको हासिल हो जाती है, और फिर आप उसका जैसा चाहें इस्तेमाल कर लें। चाहें तो उसे जुल्फ़ और आंचल और लब रुखसार में अटका के रख दें, चाहें तो उससे कुछ काम ले लें। मुझे लगा कि जो मुशायरों का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक बहुत बड़ी भीड़ हर रात किसी न किसी शहर में आपका इंतज़ार करती है आपको सुनने के लिए। अब अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए उस भीड़ को आप बेदार करें, या फिर तफरीहन पूरी रात जुल्फ़ और आंचल में उलझा करके सुबह बिल्कुल मनोरंजन करके आप वापस लौट जाएं। तो मैंने दूसरा वाला ट्रैक चुना कि मैं यहाँ से दर्द गाऊंगा, मैं यहाँ से आवाज़ उठाऊंगा। उनकी जो मजलूम हैं, उनकी जिनकी कोई बात नहीं सुनता, कोई मीडिया नहीं दिखाता, सिस्टम नहीं उन्हें दिखाता, जो शोषित हैं, जो इस देश का OBC है, जो दलित है, जो माइनॉरिटी है, मुझे उनकी आवाज़ बननी थी। और शायद इसीलिए बहुत जल्दी ऊपर वाले ने घर घर तक पहुँचा दिया। अक्सर हम बात करते हैं मुस्लिमों की, अभी चाहे अखलाक का मामला हो या नजीब का मामला हो, जब आपकी आवाज़ का साथ मिला तब उनको प्लेटफॉर्म मिला, तब उन्हें लोगों ने बात करना शुरू किया, तब उन्होंने उनकी खोज शुरू की। तो कई बार ऐसे मुद्दों को आपकी ज़रूरत पड़ती है या आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जाहिर सी बात है, मेरी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान में वो मुद्दे जो हाशिए पर खड़े हैं,
वो लोग जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, जिन्हें कोई जान नहीं रहा है, जिनको कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको तलाशूँ, उन पे नज़्म कह के दुनिया के सामने रख दूँ। मुझे याद है कि जब मैंने 22 अक्टूबर को पहली बार ये नज़्म कही थी, तब तक नजीब दिल्ली के चंद जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके बीच की आवाज़ थे। नजीब का मुद्दा जो है वो कुछ ऐसे हल्के फुल्के अखबारों में छोटी छोटी ख़बरों का हिस्सा था। मैं 22 अक्टूबर को जामिया के मुशारे में आया, एक बड़ा मुशारा, दिल्ली की पूरी हुकूमत बैठी हुई थी उसमें, और उसी दिन मैंने ये नज़्म कही और मैंने सोचा कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूँ। उसी दिन मैंने मिनहाज पे नज़्म कही। एक ऐसा लड़का जो यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर मान के चलिए आप, जामताड़ा जैसे छोटे से झारखंड के छोटे से इलाके का एक लड़का है जिसे पुलिस मार देती है और उसकी खबर बस वहीं लोकल अखबारों की सुर्खी बन के रह जाती है। मुझे लगा कि मुझे उसका भी दर्द आना चाहिए। मैंने वो नज़्म पढ़ी, उसके लिए अपील करी, उसकी मदद के लिए, उसके पैसे से मदद के लिए अपील की, अपने मुशायरे का पेमेंट डोनेट करने की बात करी। तो जाहिर सी बात है, जब आपको खुद पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको आगे आकर के सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं पिछले साल, मुझे याद है कि मैं जब जामिया के मुशारे में आया था तो मरहूम अखलाक जो है उनका कत्ल हो चुका था, मार दिया गया था उन्हें। दूसरे या तीसरे दिन मुशारा, जैसे ही मैंने ये पूरा मामला सुना, मैं घंटों रहा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मेरे परिवार में किसी के साथ ऐसा हो, कोई अखलाक हो, कोई अशोक हो, कोई अनीत हो, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। समाज इतना क्रूर हो चुका है, समाज इतना ख़राब हो चुका है कि वो किसी को भी इस तरह कर सकता है। तो मैंने आकर के नज़्म पढ़ी, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, मरहूम अखलाक साहब की बेटी की तरफ से, साजिदा की तरफ। और मैंने उसी माइक से ऐलान किया कि मैं इस मुशारे का पूरा पेमेंट जो है अखलाक को डोनेट करूँगा, उनके परिवार को। और मुझे याद है कि 10 लाख रुपए उस वक्त तक उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मुआवजे के तौर पे ऐलान किया था। मैंने उसी माइक से ऐलान किया कि जो है मैं चाहता हूँ कि पैसा लौटा दिया जाए। हमारा समाज, हम लोग, इस देश का अमन पसंद इंसान 10 लाख रुपए इकट्ठा करके दे सकता है। मैं हूँ कि मैं इस मुशारे का पूरा पेमेंट डोनेट करता हूँ। मेरा पेमेंट मुशारों में ठीक ठाक हुआ करता है। और दूसरे दिन मैं घर गया, उनके हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जो उनका बेटा सरताज है उससे मिला और चुपचाप मैंने लिफाफा उसकी जेब में डाला। और जब मैंने बताया कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ तो वो बिल्कुल मुझसे लिपट के रोने लगा। वो मेरा बड़ा फ़ैन है लड़का, उसको मेरी नज़में याद हैं। और उससे मिल के मैं लौट आया। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है। अब तो अल्लाह ने जो मुझे हुनर दिया है, इस हुनर का मुझे पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह ऐसे ही इस्तेमाल करना है। लोगों को बेदार करना है, लोगों की आवाज़ बन के बोलना है। इस दौर में हम इतना ही कर पा रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि हम इंसाफ कर रहे हैं अपने साथ, अपनी नस्लों के साथ, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नोटबंदी पर आपसे ना पूछा जाए तो शायद मुझे लगेगा अधूरा रह जाएगा कहीं। तो नोटबंदी में जहाँ तक जो बीजेपी सरकार है, उनका कहना है कि वो पूरी तरह से सफल रहे, लोग बहुत, अभी जो स्थितियाँ हैं वो नॉर्मल हो गई हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सत्ता के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से इमरान हूँ, या मेरी पहचान सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से। मैं एक आम हिंदुस्तानी बन के, बिल्कुल एक आम हिंदुस्तानी जो गांव में रहता है, उसकी तकलीफ़ को अगर ये सत्ता में बैठे हुए लोग सच में करीब से देख लें तो फिर तो मुझे लगता है कि ये बोल ही नहीं सकते, ये कह ही नहीं सकते कि नोटबंदी के मुद्दे पे ये सही है या सफल है। मैं किसी हुकूमत के विरोध में ये बात नहीं कह रहा हूँ। एक साथ बिना बताए, बिना किसी प्रॉपर तैयारी के आप इस देश की 84% करेंसी को ब्लॉक कर देते हैं और ये कहते हैं कि आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज़ का टुकड़ा है। मतलब आप किस खराब भाषा में ये बात दुनिया के सामने कहते हैं। जो बेचारे गरीब लोग, कई लोग तो हार्ट अटैक से मरे हैं इस मुद्दे पर, आप मतलब एक बार की कहते हैं कि कागज़ का टुकड़ा है, जबकि आपको बहुत प्यार से कहना चाहिए था कि आज से ये नोट चलन में नहीं रहेगी, इसके अलावा दूसरी नोट बदल करके आ जाएगी, आप इसे बदल सकते। लेकिन आपका जो पहला वाक्य था, मुझे याद है, मैं देख रहा था जब टीवी की स्क्रीन काली हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बस सबसे आज से रद्दी है। तो पहली बात, प्रधानमंत्री जी को अनाउंस नहीं करना चाहिए था, आरबीआई के गवर्नर को एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्लान वे में काम करना चाहिए। लेकिन अजीब तानाशाही है, मैं तो इसे तानाशाही कहूँगा। 115 के आसपास मौतें हो चुकी हैं नोटबंदी की वजह से और वो कहते हैं कि मुद्दा सफल है। देश मतलब कितना पिछड़ गया। पिछले 20 दिन पहले का आंकड़ा था कि 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ। आधिकारिक आंकड़ा है, ये भी छोड़िए, आप चले जाइए
जो मजदूरों के चौराहे हुआ करते हैं, आप चले जाइए गारमेंट्स के जो बिजनेस हैं, छोटे छोटे बुनकर, उनके बीच में चले जाइए, आप ईंट भट्ठों पे चले जाइए, और तो और छोड़िए, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हर इंसान के पास क्रेडिट कार्ड है, हर इंसान पेटीएम इस्तेमाल कर सकता है? किस मुगालते में जी रहे हैं आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको गाँव दिखाता हूँ जहाँ लोग सुबह से आकर के शाम तक लाइन में खड़े हैं और शाम में कैश खत्म हो जाता है, 2000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं मुश्किल से। मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत, हम दूध वाले को, सब्जी वाले को कैश पेमेंट करें। प्रधानमंत्री जी माइक से कहते हैं कि भिखारी स्वाइप मशीन लेके घूम रहा है। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जा रहा हूँ, और ख़ास तौर से मैं ऑटो और टैक्सी लेके इसीलिए सफ़र करता हूँ कि मैं देख सकूँ कि भिखारी कौन सा भी, मुझे आज तक मेरे पास तब से एक महीने में तकरीबन 1000 भिखारी आए होंगे जिनको मैंने 10 रुपये 5 रुपये जो मेरी हैसियत है उतना देता हूँ। मैंने सबसे जानने की कोशिश की कि आपके पास स्वाइप मशीन है, लाइए मैं कुछ और दे दूँ। मुझे आज तक एक भिखारी नहीं मिला। कौन सी दुनिया में जी रहा है? वो कह रहे हैं देश दुआएं दे रहा है। कौन सा इंसान दुआएं दे रहा है? सोशल मीडिया देखिए बुराइयों से भरा पड़ा है। क्यों आंख मूंद करके बैठे हैं वो? पता नहीं उनको गाइड करने वाले कौन लोग हैं, जो हैं उनके दुश्मन हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके दोस्त हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है सत्ता का भी, और आम आदमी तो परेशान है ही। और 50 दिन पूरे हो गए हैं, देश में क्या बदलाव आ गया है, मुझे ज़रा सा जीती हुई आंखों से कोई दिखा दे तो मैं समझूं कि वो अपनी जगह सच है। नेताओं के पक्ष में आप लिखते हैं, अपनी दुकान चला सके, आप उनके पक्ष में लिखते हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली देखिए, जो एक विपक्ष है वो तो आपको इस तरह के इल्ज़ाम आप पे लगाएगा। वो आप जब नजीब की नज़्म पढ़ते हुए रो देते हैं तो दुनिया कहती है कि आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं दुनिया को। आप जब मिन्हाज के लिए अपना पेमेंट डोनेट कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि नौटंकी कर रहा है। ये दुनिया है, आप सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बस आप अपना काम करते रहिए, कहने वाले कहते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझ पे कहा जाता है कि आपने इनके लिए नज़्म कही, उनके लिए नज़्म कही। मैं बहुत एक धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ करके आज जहाँ खड़ा हूँ यहाँ हूँ। मुशायरा एक जो रवायत है मुशायरों की, कवि सम्मेलनों के हिंदुस्तान में, वो उसको करीब से जानने वाले समझ पाएंगे कि मैंने वो नज़में क्यों कही। मैं जिन लोगों के लिए नज़में कहने पर मेरे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, वो क्या है, उनका किरदार कैसा है या उनकी ज़िंदगी कैसी है। हम एक बात कहते हैं कि वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर वो ख़राब हैं, वो बुरे हैं, तो देश की जनता उन्हें चुन रही, वो सदन में बैठे हुए हैं, सदन का हिस्सा है। तो फिर वो बुरे कैसे हुए? पूरा समाज बुरा है, समाज में गिरावट आ रही है। पहले आप समाज बदलिए। मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ। मैं कवि सम्मेलन के मंच पे खड़ा होता हूँ तो जो मुख्य अतिथि बैठा है, जो किसी संस्था का बुलाया हुआ है, मुझे जाहिर सी बात है उसके लिए 2 शब्द बोलने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी कड़वी चीज़ें सुनानी है, मुझे बहुत सारे मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करनी है। तो मैं, उसका एक तरीका है, एक हमारी रवायत है कि मेहमान के लिए प्यार से 2 शब्द कहिए, फिर उसे जो सुनाना है वो सुनाइए। तो मैं उसी हिकमत का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसके लिए प्यार से 2 शब्द कहता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद सिस्टम की बुराइयां बनाता हूँ, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। तो मैं शुरू से उसकी बुराइयां गिनाना शुरू कर दूँ तो मुझे लगता है वो भाग जाएगा, तो मैं उसे बिठाने के लिए भी ऐसा करता हूँ। इसको इस नजरिए से देखे दुनिया। तो जेएनयू हमेशा ही नए नए मुद्दों पर उनमें कंट्रोवर्सीज बनी रहती हैं। अभी एक नया कंट्रोवर्सी यह है कि आर्ट स्टूडेंट्स, अभी 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो लोग वाइवा में नंबरों की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनियन उनका साथ नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर वो मीडिया में जाना चाहते हैं तो शायद एक ही 2 लोग हैं जो उनको बात सुनना चाहते हैं, आते हैं, सुन के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रही है। एक्चुअली देखिए, ये इल्ज़ाम कि जेएनयू हमेशा से विवादित मुद्दों की जगह है जी। जो भी इंसान या जो भी संस्थान सच्चाई की आवाज़ बन के बोलेगा, सत्ता और सत्ता में बैठे हुए लोग उसे विवादित करते जाएंगे, बदनाम करने की एक साजिश के तहत। जेएनयू इस देश का एक बहुत अहम संस्थान है, जहाँ मतलब इस देश का हायर क्लास, जिसको आप कह सकते हैं ना, जो ब्रेन है, मतलब आप बिल्कुल उच्च क्वालिटी का जो ब्रेन है, वो बच्चा आपको वहाँ मिल जाएगा। जेएनयू तो हमेशा से सत्ता की आंखों को खटकता है। वो सत्ता कोई भी हो, वो यूपीए की सत्ता रही हो या एनडीए की सत्ता रही हो, जेएनयू ने हमेशा प्रतिरोध का रास्ता चुना। जो भी इंकलाब की बात करेगा वो प्रतिरोध का रास्ता चुनेगा। उसको आप उस नज़रिए से देखिए। वो कैंपस वही कैंपस है कि वो मानव संसाधन विकास मंत्री जो भी रहा हो, वो इससे पहले वाले हों या मौजूदा हों, उसने हमेशा उनको मुद्दों के खिलाफ घेरा। तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर से संघ और जो मौजूदा हुकूमत है वो जेएनयू से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ते हैं। यही वजह है कि जो सबसे विवादित मुद्दा रहा कि वहाँ नारे लगे,
उस मुद्दे से तकरीबन 5 महीने पहले 5 जन ने जेएनयू को राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा साबित करते हुए कवर स्टोरी करी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जेएनयू खटकता है उनकी आंखों में। जेएनयू क्यों खटकता है? मैं जेएनयू में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जेएनयू में मेरे कई सारे दोस्त पढ़ते हैं, तो मैंने जेएनयू 2-4 बार जा करके जेएनयू को करीब से जानने की कोशिश की। तो मैंने ये पाया कि जेएनयू उनके आंखों में महज इसलिए खटकता है क्योंकि जेएनयू शोषितों की बात करता है, दलितों की बात करता है, अल्पसंख्यकों की बात करता है। जेएनयू सुदूर असम में मारे जा रहे आम आदमियों की बात करता है, झारखंड में मारे जा रहे आदिवासियों की बात करता है, कॉरपोरेट कल्चर के खिलाफ बोलता है। इसलिए जेएनयू उनकी आंख में खटकता है। इसीलिए मैनिपुलेट करके मीडिया के जरिए या फिर कुछ अराजक तत्वों के जरिए जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन जेएनयू उसी शान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि इस देश का हर अमन पसंद इंसान चाहता है कि जेएनयू मजबूत रहे। और जेएनयू को सलाम, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को सलाम। मेरा अपना मानना है कि इस देश में विपक्ष जो है वो सदन में नहीं बचा है, वो किसी राजनीतिक दल में नहीं बचा है, वो सिर्फ संस्थानों में बचा है। वो जामिया में बचा है, एएमयू में बचा है, जेएनयू में बचा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बचा है। तो मैं इसलिए भी, मुझे याद है कि जब कन्हैया और उमर खालिद से लेकर के शहला राशिद और ये सब सारे लोग जब घेरे गए थे, तब भी मैं जेएनयू के पास गया। जेएनयू में गया, एड ब्लॉक पे खड़ा होकर के मैंने जेएनयू को समर्थन दिया और मैंने नज़्म पढ़ी कि आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा। तो मुझे जहाँ जहाँ लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए, मैं बिना डरे और बिना झुके खड़ा हुआ और अपनी आखिरी सांस तक मुस्लिमों खड़ा को होता टारगेट किया रहूँगा। जा रहा है कि जेल में ठूस दिया जाता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर बच्चे को 6 साल में अगर ठूस दिया गया तो वो अपनी 45 साल की उम्र में बाहर आ रहा है, 23 साल की उम्र में बाहर आ रहा है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। अगर मुसलमान है तो आतंकवादी है। कहीं ना कहीं ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। तो इस पृष्ठभूमि को आप किस तरह से देखते हैं और एक मुसलमान को किस तरह से तैयार होने की ज़रूरत है इसके लिए? एक्चुअली खुशबू जी, मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में इस देश में एक फासिस्ट लोगों का एक समूह तैयार हो गया और वो हर संस्थान में बैठा हुआ है, वो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। उसके लिए मुसलमान अगर आवाज़ उठाए, अपना हक मांगे तो आतंकवादी, आदिवासी, आम आदमी, हिंदू भाई अपना हक मांगे, आवाज़ उठाए तो वो नक्सली। इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि जो भी सत्ता से अपना हक मांगेगा, अपने लिए बोलेगा, इज्जत के साथ जीना चाहेगा समाज में, उसे या तो अपराधी घोषित कर दिया जाएगा या आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा या फिर कह दिया जाएगा कि नक्सली। मेरे जैसे शायर के लिए, मैं जाहिर सी बात है मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं कलम से लड़ने वाला आदमी हूँ। मेरे जैसे शायर के लिए मैं तमाम देखता हूँ कि तमाम वेब पोर्टल्स पे लिखा जाता है कि आतंकवादी शायर। ये शब्द सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं क्या इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा हूँ, और कौन लोग हैं जो इतनी बेशर्मी के साथ सिर्फ मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए जो भी शब्द चाहे मेरे साथ जोड़ दो। ये तो इस देश का अमन पसंद इंसान मुझे प्यार करता है, पसंद करता है, वरना किसी को भी आप साबित कर दो तो वो बेचारे आम लड़के जिन्हें कुछ नहीं पता, जो कम पढ़े लिखे हैं, अपना रोज़गार के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको उठा करके जेलों में डाल देना कितना आसान है। और ये जो पूर्वाग्रह काम कर रहा है सत्ता में बैठे हुए लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोगों, पुलिस में बैठे हुए लोगों के अंदर, जब तक वो नहीं दूर होगा तब तक इस बुराई से लड़ पाना मुश्किल है। और बेदारी की ज़रूरत है हमारी अपनी कम्युनिटी में भी। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़े, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेदार करूँ लोगों को। पावर में आइए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए। जब तक वहाँ नहीं आएंगे आपके साथ जुल्म होगा। मीडिया में आपकी खबरें नहीं आती, लेकिन आप मीडिया में हैं भी तो नहीं। कचहरी में, अदालतों में आपकी आवाज़ दब के रह जाती है। शिकायत अपनी जगह है, लेकिन आप वहाँ हैं भी तो नहीं। जब तक आप आएंगे नहीं, आप हिस्सा नहीं बनेंगे उसका, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोक नहीं पाएंगे। ये पिछले 60 सालों में समझ लेना चाहिए लोगों को। अगर नहीं समझेंगे तो नस्लों का नुकसान। अगर हम बात करते हैं, आप शायर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते हैं, एक नया करियर बनाना चाहते हैं, इसलिए भी इन नज़्मों का आप सहारा ले रहे हैं अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अगर मैं इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ तो वो आप किस तरह से देखते हैं? अब ये तो एकदम जो भी इंसान थोड़ा सा समाज में एक्टिव है उसके ऊपर बहुत आम सा एक इल्ज़ाम है कि ये सियासत में जाना चाहता है। इसलिए आप दिल से समाज सेवा करना चाहें
आप ठंडियों में 10 कंबल बांट दें अपने इलाके में तो दुनिया कहने लगती है कि ये चुनाव लड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा हुनर है, मैं अपने हुनर से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सियासत में जाऊँ। सियासी लोग चाहते हैं कि मैं सियासत में आऊँ, चूँकि मेरे पीछे भीड़ है, मेरे पीछे हुजूम है एक लोगों का, तो सियासी लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे भी पता है कि मुझे कहाँ इस्तेमाल होना है और कहाँ नहीं होना है, तो मैं इसको समझता हूँ। हर रोज़ मुझे ऑफ़र आते हैं कि आप चुनाव लड़ें, हर रोज़ ऑफ़र दिया जाता है कि हम आपको कहीं बिठा दें, किसी ख़ास सदन का हिस्सा बना दें। लेकिन मैं हर रोज़ बड़े प्यार से कहता हूँ कि नहीं, मैंने जो बड़ी मशक्क़तों से, मेहनतों से ये जो थोड़ी सी शोहरत हासिल की है, जो आवाम का प्यार हासिल किया है, ये उसको जीने के दिन हैं, इसे करीब से महसूस करने के दिन हैं। अच्छा लगता है कि जब मैं किसी शहर में चला जाऊँ और 2 टी-शर्ट पहन के मैं किसी मॉल का हिस्सा हूँ, घूम रहा हूँ, कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ और 10 लोग आ जाते हैं, आप इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ना चाहते हुए भी इनकार करते करते आप बताते हैं और फिर सेल्फ़ी लेने लग जाते हैं किसी भी शहर में, तो अच्छा लगता है। मैं इस अपनी जो बहुत पर्सनल सी लाइफ है इसे ख़राब नहीं करना चाहता, तो अभी मेरा सियासत में जाने का कोई इरादा नहीं है। पर्सनल लाइफ की आपने बात की, तो पर्सनल लाइफ में जब आप मुशायरे नहीं पढ़ते हैं या जब आप एक आम इमरान जिसे सिर्फ फैमिली जानती है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो शायद कोई भी नहीं जानता? मेरा ख्याल है कि हर वो इस देश का आम लड़का जैसी ज़िंदगी जीता है, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, कुछ भी अलग नहीं। दुनिया स्टारों जैसा ट्रीट करती है, लेकिन मुझे आज भी सुकून जो है वो अपने पुराने दोस्तों के बीच में जाके क्रिकेट खेलना, पुराने दोस्तों के बीच में जा कर के बिल्कुल आम से खेल जो हम लोग गांव में खेला करते थे उसका हिस्सा बनना, दोस्तों के साथ लंबी सी ड्राइव पे चले जाना और बस बदमाशी करना, वही सब मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने अंदर के वो आम से इंसान को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है और इंशाल्लाह ज़िंदा रखूँगा, क्योंकि इसीलिए शायद मजबूत हूँ, इसीलिए शायद चेहरे पे बिना तनाव के भी बहुत ख़राब और बहुत कड़वी कड़वी बातें कह जाता हूँ हुकूमत को, क्योंकि मेरे अंदर गांव ज़िंदा है। मैं आज भी जब फुर्सत पाता हूँ तो मैं घर चला जाता हूँ, अम्मी के पास बैठता हूँ, अम्मी बालों में तेल लगाती हैं तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए। हज़ारों हज़ार की भीड़ आपके लिए तालियां बजाती है, वो सुकून नहीं मिलता जो अम्मी के साथ बैठ कर के, अम्मी के हाथ से मुझे बिल्कुल वो मोटी वाली रोटी जो चूल्हे पे बनती है वो बना के जब वो बिल्कुल चटनी के साथ खिलाती हैं तो उसका अलग ही मज़ा है। वही असली ज़िंदगी है, उसी को पूरी ज़िंदगी में बचा के रखना चाहता हूँ। तो मैं वही इमरान हूँ, वही रहूँगा। बाकी शोहरतें ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इन्हें भी अगर जीना हम है। तैमूर अली खान की बात करते हैं, 1-2 दिन का ही मतलब पैदा ही हुआ तो कंट्रोवर्सी लेके पैदा हुआ, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? नहीं, एक्चुअली देश में लोग बहुत खाली हैं, ख़ासतौर से सोशल मीडिया पे वो खलिया टाइप के लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। और ख़ास तौर से अगर माइनॉरिटी से जुड़ा मुद्दा है तो उस पर मतलब तुरंत जो है उंगलियां घिसना शुरू कर देते हैं स्क्रीन पर। तैमूर नाम रखने पे इतना बड़ा बवाल खड़ा करना, मुझे लगता है कि मतलब ये मानसिक दिवालियापन जैसा है समाज के अंदर। वरना एक दिन का पैदा बच्चा है, उस पर इतनी बहस, इतना बड़ा मतलब ट्रोल करना, उस पर जो है वायरल करना, इस तमाम कहानियाँ निकाल के तैमूर लंग की खोज के ला देना, इन नामों में क्या रखा है? या फिर ज़रूरी नहीं कि किसी के नाम का असर उसकी ज़िंदगी पे कोई पुराना बहुत जालिम आदमी रहा हो। अशोक ने सम्राट रहते हुए कलिंग में 1 युद्ध में 1 लाख लोग मरवाए, तो मतलब क्या कहे दुनिया, उसे हत्यारा कहे और अशोक नाम न रखा था। निर्भया का जो बलात्कार का आरोपी है उसका नाम राम सिंह था, तो क्या दुनिया में जितने राम सिंह हैं सबको बलात्कारी मान लिया जाए? तैमूर जालिम बादशाह था, उससे किसी को इनकार नहीं है, ना तैमूर को जस्टिफाई करने की कोई कोशिश करा, लेकिन तैमूर नाम कितना खूबसूरत लगता है, आप उसको जालिम बादशाह से कैसे जोड़ सकते? मतलब रामपाल नाम कोई ना रखे, असीमानंद कोई नाम ना रखे, साध्वी प्रज्ञा कोई नाम ना रखे, ये तो मतलब एकदम मानसिक दिवालियापन की बात। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस पे तो अच्छा। वो जो तस्वीर आई करीना की, करीना को हमने 12 फिल्मों में देखा है और करीना नो डाउट अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन वो जो बेटे को लिए हुए जो उनकी तस्वीर है, मुझे लगता है कि बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। करीना की ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। एक माँ अपने 1 दिन के बेटे को ले करके वो बिल्कुल उनकी गोद में है। तो बस ऐसे ही मैंने सोशल मीडिया के लिए ही ये शेर कहा था कि बला की सादगी रखी, गज़ब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है,
बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। तो बस मुझे लगा कि नहीं, ये जस्टिफाई करना चाहिए कि नहीं यार, एक दिन का बच्चा है। और ख़ासतौर से पटौती जो ख़ानदान है वो सेकुलर, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में सबसे सेकुलर परिवार है। उन्होंने अपने बेटों की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ करने में कभी मजहब को आड़े नहीं आने दिया। भाई हम कह रहे हैं कि आपको तकलीफ है कि करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी करी, तो आप इस बात पर खुश क्यों हैं कि सोहा अली खान ने कुणाल के मुँह से शादी करी, ये कश्मीरी ब्राह्मण है वो? तो फिर आप मतलब दोगलापन क्यों है आपकी ज़िंदगी में? अगर इस पर आपको आपत्ति है तो उधर भी कहिए ना कि अगर ये लफ्ज़ जिहाद है तो वो भी धर्म युद्ध है, इसका मतलब तो आपका मामला हो तो आप सुकून से हैं। अब हर चीज़ को धर्म का चश्मा ना चढ़ाइए। फिल्मी दुनिया में जो भी लोग हैं उन्हें हिंदू और मुसलमान मत बनाइए, उन्हें सिर्फ मतलब वो फिल्मी दुनिया के लोग हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए। वो जब खुद नहीं मानने को तैयार है तो आपको क्यों तकलीफ है? दूसरे के फट्टे में क्यों आप टांग अड़ाना चाहते? ये समाज मतलब कभी कभी हंसी आती है इसकी सोच पर। बस दुआ है कि ये सुधरे।